नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद में जो भी ज्वालामुखी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए। पहले टॉपिक को पूरा समझिए अच्छे से और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी यानी वोल्केनो कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ यानी कि लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। तो अभी आगे हम देखेंगे कि लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहते हैं। पर पहले आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के भूपटल पर जो प्राकृतिक छेद या दरार होता है उसमें से जो पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस बाहर निकलती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है? जल वाष्प सबसे ज़्यादा बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी में देखा जाए तो जल वाष्प की मात्रा 60 से लेकर 90% तक होती है। कितनी? 60 से लेकर 90%। इससे हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। और इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी गैसें भी अन्य गैसें इससे बाहर निकलती हैं। पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जल वाष्प गैस इससे बाहर निकलती है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि क्रेटर क्या है, लावा क्या है। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रेटर क्या होता है? तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं यह है ज्वालामुखी। तो इसके ऊपर जो ये छिद्र है ना कप के आकार का, जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। तो जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है इस छिद्र को क्रेटर कहा जाता है और इसकी आकृति कप के समान होती है। उसके बाद देखते हैं कि मैग्मा किसे कहते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह से पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। याद रखिएगा, यह पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। तो मैं अब आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि मैग्मा क्या होता है। तो देखिए, एक होता है मैग्मा और एक होता है लावा। तो ये एक ही चीज़ है। जब ये जो तरल पदार्थ आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ, यह है लावा। जब यही लावा धरातल के नीचे होता है तो उसे हम मैग्मा कह देते हैं। और जब यही मैग्मा धरातल से ऊपर बाहर की ओर आता है तो जो आप ये तरल पदार्थ देख रहे हैं फिर इसे हम लावा कह देते हैं। तो ये एक ही चीज़ है। जब धरातल के नीचे होती है तो हम मैग्मा कह देते हैं और यही मैग्मा जब छिद्र से बाहर की ओर निकल जाता है तो उसे हम लावा कह देते हैं। तो याद रखिएगा, लावा क्या है? मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को ही लावा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सिंडर किसे कहा जाता है। तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी को हम सिंडर कह देते हैं। तो जब ये लावा बाहर की ओर आता है तो ठंडा होकर ठोस अवस्था में बदल जाता है और उसी को हम सिंडर कह देते हैं। तो आशा करता हूँ आप क्रेटर, मैग्मा, लावा और सिंडर के बारे में समझ गए होंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीधा ही क्वेश्चन दिया होगा और ऑप्शन दिए होंगे, आपको आना चाहिए। तो मैग्मा और लावा एक ही चीज़ है,
जब ये धरातल के नीचे होता है ये तरल पदार्थ तो इसे मैग्मा कहते हैं, जब ये बाहर की ओर आता है तो लावा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी को उनकी अवधि के अनुसार 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसके नाम से ही क्लियर है, एक्टिव वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। तो ये हमेशा एक्टिव रहता है, इसीलिए हम इसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। तो ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है, मतलब कि वो वर्षों से अभी एक्टिव नहीं हुआ है, पर भविष्य में कभी भी एक्टिव हो सकता है। मतलब कि ऐसे ज्वालामुखी जो अभी तो सक्रिय नहीं हुए हैं, पर इनकी आशंका है कि ये भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, तो इसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो हमें कैसे अंदाजा लगता है कि ये भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं? क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, इसमें से गैसें निकलने लगती हैं और आसपास के क्षेत्र में कंपन महसूस होता रहता है, जिसका मतलब ये है कि ये बताना चाहता है कि अभी भले ही मैं शांत हूँ, पर भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकता हूँ। तो इसीलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि ये भले अभी शांत है पर भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकता है। अब तीसरा ज्वालामुखी देखते हैं। तो इसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी, यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो इसके तो नाम से ही क्लियर है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से एक्टिव नहीं हुए हैं और जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहेंगे। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी वो हैं जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए पर भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। पर जो शांत ज्वालामुखी हैं ये भी कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए पर भविष्य में भी इनके सक्रिय होने की संभावना ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है। इसीलिए इसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी क्या होता है, इनके बीच में क्या अंतर है, समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आप जो ये मैप में रेड लाइन देख रहे हैं, घोड़े के नाल की आकृति के समान, इसे अग्निवलय कहते हैं। इंग्लिश में फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। तो इसे अग्निवलय क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुल सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर है और इस तरफ अमेरिका महाद्वीप है और इस तरफ एशिया महाद्वीप है। तो इसी के जो ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पर बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसीलिए इसे अग्निवलय का नाम दिया गया है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक यानी कि अग्निवलय किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किन महाद्वीपों के तट पर स्थित है, तो कौन से महाद्वीपों के तट पर स्थित है? एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप। याद रखिएगा, ये अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। ज़्यादातर एग्जाम में महासागर पूछा जाता है, तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो आगे अब हम एक एक करके विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो बहुत से ज्वालामुखी हैं, पर जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो अभी करंट में न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में भी हम साथ ही में पढ़ लेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं
कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो इसका नाम है किलायू। याद रखिएगा, इसे किलामू भी कहते हैं। ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। तो यूएसए का अधिकार क्षेत्र है हवाई द्वीप पर। यह आप जो देख रहे हैं मैप में, यह है हवाई द्वीप जो कि यूएसए के पश्चिम में स्थित है। तो यहीं पर है किलायू ज्वालामुखी, याद रखिएगा। और यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे अब हम अमेरिका से रिलेटेड जो भी ज्वालामुखी हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया, इसका नाम है किलायू ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप पर स्थित है। और दूसरा ज्वालामुखी है मोनोलोवा, ये भी अमेरिका के हवाई द्वीप पर ही स्थित है। तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर दो ज्वालामुखी हमें याद रखने हैं, एक है किलायू और दूसरा है मोनोलोवा। तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। और तीसरा जो कि अमेरिका में ही है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम क्या है, सेंट हेलेंस। तो तीन ज्वालामुखी हो गए, किलायू, मोनोलोवा और सेंट हेलेंस। तो किलायू तो आपको याद ही रखना है क्योंकि यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब हम देखते हैं कि मोनोलोवा और सेंट हेलेंस ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका को आप रिलेट करेंगे अमीर से। अमेरिका अमीर रिलेट हो रहा है ना, और वैसे भी देखा जाए तो अमेरिका एक अमीर देश है। तो अमेरिका को रिलेट करेंगे अमीर से। और मोनोलोवा में क्या है, मोनो, तो मोनो को रिलेट करेंगे मनी। और सेंट हेलेंस में क्या है, सेंट, तो सेंट को हम परफ्यूम वाले सेंट से रिलेट करेंगे। तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास मनी तो होगी ही, जाहिर सी बात है कि अगर वो अमीर हैं तो उनके पास मनी होगी। तो अमीर से हमने किसे रिलेट किया था, अमेरिका से। उनके पास क्या होगी, मनी, मनी यानी मोनो। और अगर वो अमीर हैं तो सेंट वगैरह का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये एक कहानी सी आप अपने आप बना लीजिए कि अमीर लोग हैं तो उनके पास मनी तो होगी ही, अगर मनी है तो सेंट वगैरह भी वो लगाते ही होंगे अमीर हैं तो ये तीनों ही चीज़ आप आपस में इसी प्रकार कहानी से बनाकर रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो आप इस ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आपको याद है तो और अच्छा है। तो तीन ज्वालामुखी हो गए, किलायू, मोनोलोवा और सेंट हेलेंस। ये तीनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अमेरिका के बाद आगे हम आते हैं इटली पर। तो इटली में भी आपको तीन ही ज्वालामुखी याद रखने हैं। पहला कौन सा है, विसुवियस ज्वालामुखी, और यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि अभी तो यह सक्रिय नहीं है पर भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकता है। तो यह है विसुवियस ज्वालामुखी। दूसरा कौन सा है, माउंट एटना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएससी के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये इटली में स्थित है, याद रखिएगा। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो इंग्लिश में हम वर्ब पढ़ते थे ना, तो वर्ब की तीन फॉर्म्स हम पढ़ते थे, जिसमें से ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती थी, तो ईट की तीन फॉर्म होती थी। पहली क्या होती थी, ईट, एट, ईटन, पढ़ा है ना आपने भी, ईट, एट, ईटन। तो देखिए इटली में क्या है, ईट, इसे हम रिलेट करेंगे ईट। और एटना में क्या है, एट, यानी कि एट, तो ईट, एट। दूसरी वर्ब क्या हो गई, ईट की, एट, तो इसी से आप रिलेट करके याद रख पाएंगे। ईट, एट, ईटन होता है ना, तो इटली में है ईट और एटना में है एट। तो इसी से रिलेट करके आपको हमेशा ये याद रहेगा। जब देखिए आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको कभी नहीं भूलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली में है। अब तीसरा ज्वालामुखी देखते हैं, तो इसका नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर यह स्थित है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। किसे, स्ट्राम्बोली को।
तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसे प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और लगातार इसमें विस्फोट होते रहते हैं और ये भूमध्य सागर में स्थित है। तो रात में अगर हम देखेंगे ऊपर से तो लगातार इसमें विस्फोट होने के कारण पूरा जो अगल बगल का एरिया है, मतलब कि पूरा भूमध्य सागर ज़्यादातर एरिया प्रकाशित रहता है, क्योंकि लगातार इसमें विस्फोट हो रहा है और लगातार इसमें से तेज प्रकाश निकल रहा है, जिस कारण देखने से ऐसा लगता है एक लाइट हाउस की तरह। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ज़्यादातर ऑप्शन में भूमध्य सागर दिया होता है। वैसे तो इटली के द्वीप पर स्थित है, पर है कहाँ पर? भूमध्य सागर में है। जो ये आप मैप में देख रहे हैं यही है भूमध्य सागर और यहीं पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। तो इटली के बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपको 2 ज्वालामुखी याद रखने हैं और यही 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है क्राकाटोआ ज्वालामुखी और दूसरा है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो ये दोनों ही ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित हैं। कौन कौन से? क्राकाटोआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो आगे ये तीनों ही ज्वालामुखी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। तो साउथ अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर, जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है और एग्जाम में पूछा किया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। याद रखिएगा, जब पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है तो उसका जवाब होगा कोटोपैक्सी। दूसरा ज्वालामुखी है, इसका नाम है ओजोस डेल सलाडो और यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। याद रखिएगा, ये दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। इसका नाम क्या है? ओजोस डेल सलाडो और यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊपर हमने पढ़ा कि वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और नीचे है कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है। इसका नाम क्या है? ओजोस डेल सलाडो और यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। याद रखिएगा। तीसरा ज्वालामुखी है एकांकागुआ ज्वालामुखी और यह एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। शुरुआत दोनों की ए से हो रही है। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। कौन सा? शांत ज्वालामुखी। तो तीनों हमने पढ़ लिए। सबसे ऊंचा कौन सा है? कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो है ओजोस डेल सलाडो। और तीसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है एकांकागुआ ज्वालामुखी। तो वैसे भी जब हमें शांति चाहिए होती है तो हम एकांत में बैठते हैं, यानी कि अकेले में बैठते हैं। तो एकांत को आप रिलेट कर सकते हैं एकांकागुआ से। एकांक, एकांक, एकांत। तो जब हमें शांति चाहिए होती है तो हम एकांत में बैठते हैं। तो एकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो आगे अब हम जो अन्य ज्वालामुखी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है देवबंद ज्वालामुखी, जिसे देवबंद ज्वालामुखी भी कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है, देवबंद ज्वालामुखी। अगला ज्वालामुखी है पोपा ज्वालामुखी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। तो म्यांमार के पीछे क्या है? मार। और पोपा को आप रिलेट करेंगे पापा से। पोपा, पापा। और म्यांमार के पीछे क्या है? मार। तो अक्सर हमें पापा से मार पड़ती रहती थी, तो इससे आपको ये याद रहेगा कि अक्सर हमें पापा से मार पड़ती रहती थी ना। तो पोपा में क्या है? पापा और म्यांमार के पीछे क्या है? मार। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद रहेगा। तो अगला ज्वालामुखी है किलिमंजारो ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। और आपको पता ही होगा कि जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
इसी का नाम है किलिमंजारो। तो यहीं पर ज्वालामुखी है जो कि तंजानिया में स्थित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो अगला ज्वालामुखी है माउंट एरबुस और यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। नाम क्या है? माउंट एरबुस। और यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है? माउंट एरबुस। इसके बाद हम देखते हैं तो आपको दो ज्वालामुखी याद रखने हैं जो कि जापान में है। पहला है फ्यूजीयामा ज्वालामुखी। क्या नाम है? फ्यूजीयामा ज्वालामुखी। और इसके पीछे क्या है? यामा। और आपको पता है कि एक यामाहा मोटरसाइकिल भी है, वो भी जापान की है, तो उसी से आप रिलेट कर लेना। आपने देखा होगा ना, यामाहा मोटरसाइकिल वो जापान की है और इसके नाम में क्या है ज्वालामुखी के? फ्यूजीयामा। तो ये भी जापान में है। उसके बाद अगला ज्वालामुखी है माउंट एसो। तो ये अभी 2 दिन पहले यह ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है और जापान में काफ़ी नुकसान हुआ है इस ज्वालामुखी के कारण। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है? माउंट एसो। यह भी करंट में ही सक्रिय हुआ है 2 दिन पहले ही जापान में, तो इसीलिए मैंने इसे कवर कर दिया। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 ज्वालामुखी हो गए, फ्यूजीयामा और माउंट एसो। तो यामा तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया और माउंट एसो अभी करंट न्यूज़ में रहा है, तो आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद हम आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में 2 ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं। पहला है नारकोंडम ज्वालामुखी और दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। तो ये दोनों ही ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित हैं। तो जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है और बैरन ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा गया था। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये हमारे भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। इसका नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी। तो हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, यानी कि कौन से ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट होते रहते हैं? तो उसे हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो जो ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत था पर अब वह सक्रिय हो गया, तो उसे हम कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो बताइए किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जो ज्वालामुखी के ऊपर छिद्र होता है कप के आकार का, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में स्थित है? तो जिसे मैंने आपको बताया था ना, रिंग फायर ऑफ द पैसिफिक, यानी कि अग्निवलय। तो बताइए किस महासागर में स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे पहले हमने इसके बारे में ही पढ़ा। तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु ज्वालामुखी, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो 8 आ रहा है इसमें, बताइए। इटली। इसका सही जवाब होगा इटली। तो इटली में ही ये दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं, स्ट्राम्बोली और एटना। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? माउंट एरबुस। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहले है एटना ज्वालामुखी।
तो ये तो इटली में है, हमने पढ़ा था, सही होगा। आगे है फ्यूजियामा, ये भी जापान में स्थित है, ये भी सही है। उसके बाद है पोपा, तो ये भी म्यांमार में है, हमने ट्रिक से पढ़ा था। उसके बाद है क्राकाटाओ, तो ये मलेशिया में नहीं है, हमने पढ़ा था ना कि क्राकाटाओ कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो किलिमंजारो। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।